without wasting a second, let's get to the point because I know this time for every class 10 grader is very important. So in this video I'm going to talk about presentation tips and sample papers. बहुत ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगी कि एकदम यही फॉर्मेट है, एकदम यही प्रेजेंटेशन टिप होनी चाहिए या फिर आपको बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली मैं। बस टू द पॉइंट बातें बताऊंगी जो कि 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और प्रेजेंटेशन टिप के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस यही पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिएगा और इसको अच्छे से फॉलो करिएगा। अगर तुमने सैम्पल पेपर लगाए हैं और लगाते हो तो तुमको पता होगा कि जब तुम स्टार्ट करते हो अपना सैम्पल पेपर लगाना, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले होता है सेक्शन ए और वहाँ रहते हैं कुछ MCQs। आई विल अटैच अ वीडियो हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है दैट आपका सेक्शन डालना है कि आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो या सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हो या सेक्शन सी से स्टार्ट कर रहे हो। यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी सेक्शन, चाहे तुम MCQs पहले करो या फिर सब्जेक्टिव से पहले करो, तुम अपने तरीके से कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू पुट द सेक्शन नंबर स्टार्टिंग। जैसे मैंने यहाँ पे MCQ से स्टार्ट किया है। इन माई सेकेंड सैम्पल पेपर आई स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन डी, एकदम लास्ट के सेक्शन से मैंने स्टार्ट किया है। सो नाउ यू नो कि तुम किसी भी सेक्शन से शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम ABCD इसी फॉर्मेट में करो, तुम्हारा अपना खुद का स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से करो। जैसे मैं इंग्लिश वगैरह में प्रेफर करती हूँ लिटरेचर से स्टार्ट करना और बोर्ड एग्जाम में भी मैंने लिटरेचर से ही स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं ग्रामर, उसके बाद राइटिंग सेक्शन, इस तरीके से गई थी। तो तुम भी अपने तरीके से करो, उससे मतलब नहीं है। बस तुम आंसर शीट के टॉप पे सेक्शन नंबर डाल दो कि हाँ तुम A से स्टार्ट कर रहे हो या B से स्टार्ट कर रहे हो या D से स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर तुम MCQs अटेंड कर रहे होते हो तो इस तरीके से कुछ आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 इस तरीके से तुमको मेंशन करना होता है और अपने आंसर नंबर के सामने तुम जो भी ऑप्शन पे टिक कर रहे हो, जो भी ऑप्शन नंबर तुम अपना राइट कर रहे हो, वो ऑप्शन नंबर A या B या C या D जो भी होता है आंसर नंबर के बाद वो मेंशन कर देना होता है। बहुत ही क्लियरली मैंने यहाँ पे बताया है। आई होप कि इस चीज़ में तुमको दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो तुम्हारा ऑप्शन तुमने सेलेक्ट किया है पूरी तरीके से लिखना है। MCQ में ये गलती बिल्कुल मत करना। मेरे स्कूल में तो मैंने कभी भी अगर ये गलती की है मेरा पूरा नंबर कटा है, बोर्ड में भी कट जाएगा। तो ये गलती करके मत आना। आंसर नंबर लिखो, जो ऑप्शन तुमने सेलेक्ट किया है वो लिखो, उसके बाद जो आंसर है उस ऑप्शन में वो भी पूरा कंप्लीटली लिख के आना, ठीक है। MCQ तुम इस तरीके से अटेंड करना। अब मैंने यहाँ पे MCQ अटेंड करने के बाद डायरेक्टली ही सेक्शन D पे मैं चली गई क्योंकि केस बेस मुझे सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड लगता था, तो मैं केस बेस को पहले करना प्रेफर करती थी। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही स्टार्ट किया है यू विल सी दैट सेक्शन डालने के बाद आई हैव रिटन कि मैंने आंसर नंबर डाला है। हाँ, इस तरीके से तुमको ऊपर जो भी आंसर तुम अटेंड कर रहे हो वो लिख देना। और अगर मैथ्स कर रहे हो तो आंसर नंबर मैथ्स में ऊपर मत लिखना, मैथ्स में तुमको लिखना है सोल्यूशन नंबर। यस, क्योंकि मैथ्स में तुम सॉल्व कर रहे होते हो तो तुम इसलिए सोल्यूशन नंबर लिखते हो। मैथ्स में तुमको सोल्यूशन नंबर वॉट एवर 1 2 3 4 और जब भी जो भी और सब्जेक्ट्स है मैथ्स के अलावा, तुम्हारा इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, वहाँ पे तुम आंसर नंबर डालते हो, ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ कि बीच में लिखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको एकदम बीच में, तुम चाहो तो साइड में लिखो, बस तुम्हारी कॉपी क्लियर दिखनी चाहिए कि जब एग्जामिनर अपने हाथ मिले तो उसको सामने दिखे दैट ये तुम्हारा सेक्शन नंबर है, उसके बाद ये तुम्हारा आंसर है। और हाँ, लाइन छोड़ छोड़ के ये सब काम करना, तुम एक लाइन लीव पक्का करना क्योंकि उससे क्लैरिटी बनी रहती है। तुम्हारी कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग हो, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, पर एटलीस्ट जब भी मेरी कोई आंसर शीट खोलेगा तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे सेक्शन D का ये वाला क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद मैंने आंसर लिखा है। तो अगर तुम इस तरीके से करते हो एग्जामिनर को बहुत ईजी होता है चेक करना कॉपी, और जब एग्जामिनर इजीली चेक कर सकता है कॉपी तब वो फालतू में नंबर नहीं काटता है। अब ये बात तुमने बहुत जगह सुनी होगी कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, कीवर्ड्स लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सही है। और कीवर्ड्स जब तुम सैम्पल पेपर लगाओगे ना और खुद से चेक करोगे, तब जब तुम चेक करोगे तो आंसर जो भी आंसर की रहती है सैम्पल पेपर का, उसमें कीवर्ड्स तुम्हारे मेंशन रहते हैं। तब तुम जब 3-4 सैम्पल पेपर लगाते हो तुम्हें पता चलता है हाँ इस क्वेश्चन में ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगी उतनी तुम्हें क्लैरिटी आएगी। अब देखोगे तुम यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली रेड पेन से जो चीज़ें मैंने अपने आंसर में नहीं लिखी हैं वो चीज़ें मेंशन की हैं। अब ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा स्पेस जब तुम्हें लगे ना कि हाँ शायद मेरा ये आंसर सही नहीं है सैम्पल पेपर में, तो तुम भी स्पेस थोड़ा छोड़ दिया करो और उसके बाद चेक करते वक्त ये सारी चीज़ें अपने आंसर के नीचे लिख दिया करो। इससे क्या होगा कि जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा तो तुम्हारे तुमको गैप डेज रहते हैं, उसमें तुम अपना सैम्पल पेपर खोलो और देखो कि तुम्हारी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, एनालाइज करो। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी सैम्पल पेपर में मिस्टेक होना तो डिप्रेस और स्ट्रेस मत लिया करो, क्योंकि यार तुम मिस्टेक्स अभी कर रहे हो, कम से कम तुम अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी सारी मिस्टेक्स में पता होंगी कि हाँ मैं ये सारी मिस्टेक्स करता हूँ या करती हूँ, और अब तुमने देख लिया कि हाँ ये गलती मुझे जाके वहाँ बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सैम्पल पेपर में मिस्टेक हो तो खुश हुआ करो कि एटलीस्ट मुझे अपनी मिस्टेक यहीं पता चल गई और मैं अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ये सारी चीज़ें दोबारा देख के
एनालाइज कर पाऊंगा और इस चीज़ को रिपीट नहीं करना, ये अपने दिमाग में रख पाऊंगा। ये बात मेरे टीचर्स ने भी मुझसे कही और ये बात मैंने खुद भी ऑब्जर्व की है कि तुम अपने आंसर शीट में जितने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ये सब बना के आते हो ना एग्जामिनर को, वो उतना अच्छा आंसर शीट लगता है। तुम्हारी हैंड राइटिंग वहाँ कोई नहीं जज करेगा। मेरी हैंड राइटिंग मैं अगेन बता रही हूँ बहुत बेकार है। मैं तो मुझे सही बताए एसएसटी में मैंने सबसे बेकार हैंड राइटिंग में लिखा था, बट एसएसटी में फिर भी मेरे 97 आए क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह मुझे जिस आंसर में भी लग रहा था कि हाँ बनाने की रिक्वायरमेंट है मैं बना रही थी, तो उस वजह से वहाँ नंबर नहीं कटे। मेरे राइटिंग को लेके बिल्कुल नंबर नहीं कटे। अगर कटे हो तो 97 नहीं आते। मेरे एमसीक्यू में कटे। अगर तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो तुमको पता होगा। तो पूरे वीडियो में तुम ये ऑब्जर्व कर रहे होगे कि प्रेजेंटेशन टिप्स के साथ साथ सैम्पल पेपर इस वक्त तुम्हें किस तरीके से करना है मैं वो भी बताती चल रही हूँ, तो स्किप मत करना वरना तुम पॉइंट्स क्या पता छोड़ दो। तो ये वाला पॉइंट है कि किस तरीके से सैम्पल पेपर की जो कुछ क्वेश्चन तुम छोड़ देते हो उसको करना चाहिए। जब मैं छोड़ देती थी ना क्वेश्चन, तो मैं आंसर शीट के लास्ट में इस तरीके से आंसर्स को लिखती थी। ओके, ये बर्न आउट हो रहा है, मैं स्क्रीनशॉट ही अटैच कर दूंगी। जो भी आंसर्स रहते थे और मुझे लगता था ना कि हाँ शायद इस मतलब सैम्पल पेपर के आंसर की में उतना नहीं है, तो मैं गूगल या चैट जीपीटी का यूज़ करके अच्छे से आंसर कर मतलब लिखती थी। बोर्ड्स के टाइम पे सच में ये सब करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। बेटर कि तुम अभी कर लो और बाद में उस टाइम पे तुम अपने मिस्टेक्स देख के एनालाइज करना। अब देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे कॉमेंट सेक्शन में कि मेरे प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं है। ऑल्दो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं इस वीडियो में, बट फिर भी आते रहते हैं क्वेश्चंस कि मेरे प्री बोर्ड में नहीं आया है दीदी, तो क्या मैं मेरे बोर्ड्स में भी नहीं आ पाएंगे, क्या होगा, आपके कितने मार्क्स आए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और मैंने ऑलरेडी इसको बताया है कि ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे प्री बोर्ड्स डिसाइड नहीं करते कि तुम्हारा बोर्ड्स कैसा जाने वाला है। और सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है कि तुम्हारे सैम्पल पेपर में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो तुम ऐसा मत सोचना कि मेरे बोर्ड्स में भी कुछ ऐसे ही नंबर आएंगे। मेरे सैम्पल पेपर में बहुत बकवास है। यहाँ पे मैंने अपना ये साइंस का मेरा सैम्पल पेपर है, मेरे मार्क्स आए इसमें 65, ऐसे मेरे 60 कभी 40 ऐसे भी आए हैं, बट एक्चुअल बोर्ड में मेरे 96 आए। क्या सैम्पल पेपर से कहीं भी मिलता जुलता मार्क्स है? बिल्कुल भी नहीं। सैम्पल पेपर में बताती हूँ इसीलिए कि मिस्टेक्स करो और मिस्टेक्स को एनालाइज भी करो। ये नहीं कि बस तुमने गलती कर दी, ओ वाह दीदी ने कहा था कि गलती करनी है, अब गलती हो गई मुझसे, वाह। गलती को एनालाइज करने के लिए करना है, ये नहीं कि जानबूझ के गलती करके खुश रहो। देखो ऑलमोस्ट सभी प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने तुम्हें बता दी हैं कि किस तरीके से लिखना होता है। बस तुम्हें क्लैरिटी मेंटेन करनी है अपने आंसर शीट में, ये सबसे बड़ा रिमाइंडर है। तुम्हारे आंसर शीट क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत राइटिंग में भी लिख दोगे तो भी बहुत तुमको नंबर नहीं मिल जाएंगे। राइटिंग कैसी भी हो तुम्हारी, आंसर शीट तुम्हारी क्लियर दिखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करना है। अगर तुम्हारी मिस्टेक होती है एक लाइन से कट कर देना बस, इससे ज़्यादा हौच पौच मत करना वरना फिर वो क्लियर नहीं दिखता है और इन सब चीज़ों पे एग्जामिनर को बहुत अच्छे से गुस्सा आता है तो नंबर कट जाते हैं। ये सब गलती मत करना। और शॉर्टकट्स का यूज़ मत करना, जैसे कि हम बिटवीन को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं और बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। इन सब चीज़ों का आंसर शीट के अंदर, बोर्ड की आंसर शीट के अंदर मत इस्तेमाल करना। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने ये आंसर शीट्स तुम्हें दिखाई हैं अपने सैम्पल पेपर की, और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सैम्पल पेपर है जिसमें आंसर शीट्स नहीं है तो तुम अपना पैसा ना बर्बाद करते हुए नया सैम्पल पेपर मत खरीदो। जो है उसको फुल्ली यूटिलाइज करो, ठीक है। ऐसी आंसर शीट तुम ऑनलाइन कहीं से भी मतलब खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे आसपास स्टोर है तो भी खरीद सकते हो। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एक तो तुम्हें बोर्ड जैसा फील मिलता है, ऐसी आंसर शीट में तुम्हें जाके अपना बोर्ड का एग्जाम लिखना है। दूसरा, तुम्हें इसका प्रैक्टिस होता है। ओएमआर फिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा ये जो एक स्टार्टिंग का पेज होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसमें गलती कर दी तो तुम्हारे मार्क्स तुम तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको कैसे फिल करना है इसके बारे में भी मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँ, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस तुम अभी से करना शुरू करोगे तो अच्छा होगा। नहीं तो लास्ट के 15 डेज में भी बस इसकी प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मेरा तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट जब ये बोर्ड एग्जाम ये मिलता था, मुझे ये फिल करना होता था, तभी होता था अंदर भाई फिर जो भी हो पहले ये रोल नंबर ढंग से भरा है। अब देखो अगर तुम ऐसी कैटेगरी में हो जिसने सैम्पल पेपर लगाना अभी नहीं शुरू किया है और आने वाले 10 दिनों तक लगाने भी नहीं वाले हो, मतलब तुम्हारा सिलेबस बाकी है, तो तुम जाके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी प्लान बताया है कैसे तुम अपना सिलेबस अभी फटाक से ख़त्म कर सकते हो। और उसके बाद तुम ये वीडियो देख लेना, क्योंकि सैम्पल पेपर अगर इस तरीके से लगाओगे तो तुम्हारे लिए पक्का हेल्पफुल रहेगा। अगर और कुछ तुम्हें डाउट्स हैं तो जस्ट फील फ्री टू कमेंट, और ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक कर दो, बिकॉज मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है अगर मेरी वीडियो पे तुम लोग लाइक करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। और मुझे मैं सबको रिप्लाई करती हूँ अगर तुमने देखा हो, नोटिस किया होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन और लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।